ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे थ्री फेज कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर आप बार्क, इसरो ये सारी एग्जाम्स के इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पे 1 घंटे 2 घंटे तक एक्सटेंड किया जा सकता है आपका इंटरव्यू। सेम टॉपिक पे डिस्कशन हम लोग 1 घंटे 2 घंटे तक करते हैं। तो इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस सेशन को मैंने 2 पार्ट में डिजाइन किया हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिंगल फेज कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन किया था, एनालिसिस किया था। वहां पे अपने को कुछ कंक्लूजन मिले हुए थे कि जो सिंगल फेज कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट दोनों मशीन्स में सेम ही होता है। सेम वॉल्यूम ऑफ कोर और आयरन का रिक्वायरमेंट होता है। हमारा जनरल परसेप्शन रहता है कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर को हम लोग थोड़ा कोर टाइप से बिगर ड्रॉ करते हैं बिकॉज ऑफ थ्री लिम्स अवेलेबल रहते हैं अपने शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। इसीलिए हम लोग थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। तो अपने को ये लगता है कि वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट ओवरऑल शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ज्यादा लगता है कंपेयर टू कोर टाइप, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों मशीन्स में सेम वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट लगता है। और इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो पार्ट 1 का वीडियो जो है वो देख लें आप, फिर इस सेशन को कंटिन्यू करें। सेकंड कंक्लूजन ये था कि लीकेज बेटर कंट्रोल किया जा सकता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बिकॉज ऑफ द सैंडविचिंग ऑफ द कॉइल्स। अगर हम लोग सैंडविच का जो लेयर है वो स्मॉल करते जाएं तो उस हिसाब से लीकेज भी कंट्रोल होता चला जाएगा और जो लीकेज फ्लक्स है वो म्यूचुअल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो शेल टाइप में लीकेज बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड कंक्लूजन ये था कि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट जो था आपकी मशीन्स में, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे सैंडविचिंग करते हैं तो एचवी की जो वाइंडिंग होती है वो भी डायरेक्टली प्लेस्ड रहती है कोर से, लिम्ब से आपके। तो डायरेक्टली एचवी वाइंडिंग प्लेस रहने के कारण, जैसा कि आपको पता है कि एचवी वाइंडिंग का वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाइए तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट भी मशीन्स का बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी जानकारी आपको हो गई और ये सारे कंक्लूजन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस सेशन में कंटिन्यू करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री फेज कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। और प्रीवियस सेशन में मैंने ये भी बताया था कि अगर हम लोग थ्री फेज में कंपैरिजन करें कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर का, तो वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट थ्री फेज कोर टाइप में कम लगता है। कैसे कम लगता है वो सारी डिस्कशन इस सेशन में हम लोग करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग थ्री फेज कोर टाइप की ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में, तो 3 कोर को मैंने इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की है और इस कंस्ट्रक्शन को आप थोड़ा 3D वे में एनालिसिस करिएगा, एज्यूम करिएगा। और ये 1 कोर, सेकंड कोर एंड थर्ड कोर, ये 3 कोर्स को मैंने असेंबल किया हुआ है। और इसमें एलवी एचवी और एलवी एचवी वाइंडिंग प्लेस की गई है। यहाँ पे एचवी मैं वाइंडिंग प्लेस करना भूल गया हूँ, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा इस सारी चीजों को। अब यहाँ से, क्योंकि ये थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, थ्री फेज वोल्टेज अपने को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये फेज 1 का कोर है, फेज बी का कोर है, फेज सी का कोर है। फेज ए के कोर में हम लोग अगर V एट एन एंगल 0 का वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, तो फेज बी में V एट एन एंगल -120 डिग्री और फेज सी में V एट एन एंगल +120 डिग्री का वोल्टेज आपने को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब इस वोल्टेज के कारण करंट प्रोड्यूस होगा और इस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न से लिंक करेगा, तो एक फ्लक्स को जनरेट करेगा। क्योंकि एज पर द एम्पियर्स लॉ आप जानते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी अ इंड्यूस्ड फ्लक्स। तो सेंस ऑफ द वाइंडिंग पे डिपेंड करेगा आपका फ्लक्स किस तरीके से फ्लो कर रहा है। अगर इस कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करें, इस कोर की बात करें, तो करंट कुछ इस तरीके से वाइंडिंग में इंजेक्ट हो रहा है और लिम्ब के ऊपर वाइंडिंग है, फर्स्ट जो टर्न आई हुई है तो लिम्ब है ये, और इसके ऊपर इस तरीके से वाइंडिंग प्लेस्ड है। तो जो एम्पियर्स लॉ लगेगा उसके हिसाब से फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा। तो अप साइड फ्लक्स आपका फ्लो करेगा जिसको हम लोग फाई ए फ्लक्स बोलेंगे, फेज ए का फ्लक्स बोलेंगे। अब
फेज बी में अगर एनालिसिस करते हैं, वी एट एन एंगल -120 डिग्री वोल्टेज इंजेक्ट किए हुए हैं, तो आईबी फ्लो करेगा, आईबी फ्लो करेगा आपके कोर में, और आईबी के फ्लो करने के कारण एज पर द एम्पियर्स लॉ, अगर यहाँ पे लिम्ब है और आपका सेंस ऑफ द वाइंडिंग लिम्ब के अंदर से गया हुआ है, तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा एज पर द एम्पियर्स लॉ, तो वो कुछ इस अपर डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से अप डायरेक्शन में आपका फ्लक्स फाई बी फ्लो कर रहा है फेज बी में। अब सिमिलरली अगर हम लोग फेज जी कोर के एनालिसिस करें, तो यहाँ पे भी V एट एन एंगल +120 डिग्री का वोल्टेज इंजेक्ट किया गया है। इस वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC है, और IC भी लिम्ब के अंदर से इस तरीके से सेंस ऑफ द वाइंडिंग है, जिसके कारण फ्लक्स का डायरेक्शन जो होगा वो अपसाइड ही होगा। तो इस तरीके से आपका फाई सी भी फ्लो करेगा। अब फाई ए, फाई बी और फाई सी तीनों सेम डायरेक्शन में डाउन साइड फ्लो कर रहे हैं, अगर हम लोग इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे बात करें तो। और क्योंकि वोल्टेजेस टाइम डिस्प्लेस्ड हैं, 120 डिग्री अपार्ट हैं, थ्री फेस अपार्ट हैं, इसीलिए फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी की इंस्टंटेनियस वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। कैसे होगी वो मैं बता रहा हूं अभी। तो अगर हम लोग थ्री फेज सर्किट का एनालिसिस करते हैं, तो थ्री फेज सर्किट, ये एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फाई ए फाई बी फाई सी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे 0 होती है। थ्री फेज स्टार कनेक्शन में IA, IB और IC करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, जो कि 120 डिग्री अपार्ट है तीनों करंट्स जो हैं आपस में। तो ये अगर फेज ए का करंट है, तो फेज बी का 120 डिग्री बाद चालू होगा इसका वेव फॉर्म, और सी का भी 120 डिग्री बाद से चालू होगा फेज सी का करंट। तो ए, बी और सी तीनों फेसेस के करंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर फेज ए का करंट मैक्सिमम है, तो फेज बी और फेज सी का करंट हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम पे है। इस इंस्टेंट पे अगर एनालाइज करें हम लोग, तो फेज बी का करंट यहाँ पे मैक्सिमम पे है, जबकि फेज ए और फेज सी का करंट हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम पे है। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर एनालाइज करें, तो फेज सी का करंट मैक्सिमम पे है, जबकि फेज बी और फेज ए का करंट हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम पे है। मीनिंग इज कि वन मैक्सिमम एंड टू करंट्स आर हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम। तो सबमिशन जो होगा एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, IA, IB और IC की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये 120 डिग्री अपार्ट है। इस इंस्टेंट पे एनालाइज करते हैं, तो पॉजिटिव मैक्सिमम और दो करंट हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम, तो तीनों का सम 0 पे होगा। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी एनालाइज करें तो सेम होगा, IA, IB, IC की वैल्यू 0 होगी। बी पे भी, यहाँ पे भी एनालाइज करें तो हर जगह पे, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे IA प्लस IB प्लस IC तीनों करंट्स की वैल्यू जो होगी हो रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो 0 हो रही है। इसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 एम्पियर है मैक्सिमम, अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि फेज ए करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम मीनिंग इज 5 एम्पियर और 5 एम्पियर -5 फ्लो करेंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल जो सबमिशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 5 एम्पियर यहाँ, 5 एम्पियर यहाँ फ्लो करेगा, हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम। मतलब ये अगर पॉजिटिव मैक्सिमम पे है अपने, तो ये हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम पे है, इस तरीके से लीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम का यही एडवांटेज हो जाता है कि अपने को रिटर्न कंडक्टर का नीड नहीं रहता है। यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम के लिए थ्री वायर्स से ही सफिशिएंट रहता है, क्योंकि IA प्लस IB और IC की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होती है, जिसके कारण अपने को रिटर्न कंडक्टर अलग से प्लेस नहीं करना रहता है। जबकि टू फेज सिस्टम की एनालिसिस करें, तो टू फेज सिस्टम का यही डिसएडवांटेज है, क्योंकि A और B अगर 90 डिग्री अपार्ट हैं, इस तरीके से करंट एक शो किया हुआ है, सेकंड जो बी फेज का करंट है इस तरीके से शो किया हुआ है। तो एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप एनालाइज करें, तो फेज ए यहाँ पे मैक्सिमम है, फेज बी यहाँ पे 0 है। तो अगर आप ए और बी का सबमिशन करते हैं, तो आपको 0 वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे IA प्लस IB की वैल्यू 0 नहीं होगी, जिसके कारण
अगर टू फेज सिस्टम है आपका तो वहां पे रिटर्न कंडक्टर आपको प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न कंडक्टर थ्री फेज सिस्टम में प्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी करंट यहाँ से इंजेक्ट करेंगे हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम ये इस पाथ से होता हुआ अपने पाथ को कंप्लीट कर लेगा। और ये दोनों फेसेस इसके लिए रिटर्न पाथ की तरह बिहेव करेंगे, जबकि टू फेज सिस्टम में अपने को रिटर्न कंडक्टर प्लेस करना पड़ेगा। तो यही होता है टू फेज सिस्टम का डिसएडवांटेज, थ्री फेज सिस्टम का एडवांटेज। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम IA, IB और IC की वैल्यू 0 हो रही है। सिमिलरली अगर हम लोग फेज डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री अपार्ट वोल्टेज इंजेक्ट किए हैं, जिसके कारण EMF बैक EMF प्रोड्यूस होगा जो कि 120 डिग्री अपार्ट होगा। बैक EMF के कारण जो फ्लक्स भी प्रोड्यूस होंगे वो भी 120 डिग्री अपार्ट होंगे, और सारे IA, IB और IC की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। अब अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन फेज फ्लक्स की 0 है तो ये तीन लिम्ब्स यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत है क्या? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फ्लक्स आपका 0 है, तो इन लिम्ब्स को प्लेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना पाथ कुछ लिम्ब से होते हुए कंप्लीट नहीं करेंगे। फाई ए, फाई बी और फाई सी की वैल्यू अगर 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 है, इसीलिए ये मिडिल ऑफ द लिम्ब अपने को मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। केवल और केवल वन लिम्ब, सेकंड लिम्ब और थर्ड लिम्ब, तीन लिम्ब से अपना काम चल जाएगा थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ये तीनों जो एक्स्ट्रा लिम्ब्स हमने प्लेस किया हुआ था यहाँ पे फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी की वैल्यू 0 है, इसीलिए इन लिम्ब्स को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है। वो कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एनालाइज करेंगे। अब थ्री फेज कोर टाइप का ये रीअरेंजमेंट इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है मैंने, जिसमें केवल और केवल तीन लिम्ब्स यहाँ पे प्लेस की हुई है। अब प्रीवियस स्लाइड में कितने लिम्ब्स थे? 1 2 3 4 5 6 लिम्ब्स थे। इन तीन लिम्ब्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया और ये लिम्ब एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि इस कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट लिम्ब, सेकंड लिम्ब, थर्ड लिम्ब, तीन लिम्ब्स हैं यहाँ पे। तो ये एक एडवांटेज हो गया थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का, कि थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अपने को लिम्ब का जो एक्स्ट्रा लिम्ब जो थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गया थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। और वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट आपके मशीन का रिड्यूस हो गया, मीनिंग इज जो आयरन लॉसेस हो रहे थे आपके मशीन्स में वो रिड्यूस हो गए। कोर नहीं है तो लॉसेस कहाँ से होंगे? जब कोर का ही रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जा रहा है आपकी मशीन्स में, तो आयरन लॉसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये एडवांटेज मिल जाता है अपने को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ऑल डे एफिशिएंसी मैटर करता है। और क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में ऑल डे एफिशिएंसी मैटर नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ऑल डे एफिशिएंसी मैटर करता है। और 24/7 कोर लॉसेस होते हैं आपकी मशीन में। कॉपर लॉस तभी होंगे जब आपका मशीन लोडेड है और लोड प्रोवाइड कर रहा है, और जिस तरीके से लोड है करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और मैग्नीट्यूड के हिसाब से I स्क्वायर R लॉसेस बढ़ते जाएंगे, कॉपर लॉसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन मतलब कॉपर लॉस जो है केवल और केवल आप पे लोड पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोड ले रहे हैं मशीन से, लोड फुलफिल कर रहा है आपका मशीन, तभी वो लॉसेस होंगे। जबकि कोर लॉसेस जो होते हैं वो अपने को फ्लक्स को 24/7 मेंटेन करना पड़ता है आपके कोर ऑफ द मशीन में हैं, जिसके कारण जो कोर के लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस होते हैं, वो 24/7 होते हैं आपके मशीन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। जबकि कॉपर लॉसेस जब आपकी मशीन लोड प्रोवाइड कर रही है तभी होंगे। कोर लॉसेस आपकी मशीन में 24/7 होंगे, और अगर कोर ही आपके मशीन का रिड्यूस हो गया तो जो कोर लॉसेस हो रहे थे 24/7 उनका भी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, लॉसेस का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, आपकी मशीन बेटर एफिशिएंसी पे होगी, परफॉर्म करेगी। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी प्रिफर थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर।
तो इसकी जानकारी होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में थ्री फेज कोर टाइप अगर हम लोग यूज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट मशीन का रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण 24/7 जो कोर लॉसेस हो रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा, ऑल डे एफिशिएंसी आपके मशीन की इंप्रूव हो जाएगी। एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑफ थ्री फेज वी यूज थ्री फेज कोर टाइप ओनली। तो इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। इंस्टेड ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक, अगर हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक यूज करते हैं तो बैंक हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इन तीनों ट्रांसफार्मर को आपस में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट और कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये थ्री फेज का जो लोड है वो उसको हैंडल कर सकता है। तो इसको अपन बोलते हैं थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर। जबकि जब हम लोग सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर, तो वही स्टेटमेंट है कि इंस्टीड ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक इफ वी प्लेस सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सो वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट इज बिकमिंग लीस्ट। और अगर हम लोग बैंक प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रांसफार्मर दूसरा ट्रांसफार्मर लिम्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो वहां पे लॉसेस होंगे। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक यूज करने की बजाय अगर हम लोग सिंगल यूनिट यूज करते हैं थ्री फेज का ट्रांसफार्मर, तो कोर टाइप अगर है वो, तो वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट आपकी मशीन का रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण जो 24/7 कोर लॉसेस हो रहे थे आपके मशीन में वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि हाउ सेंस ऑफ द वाइंडिंग विल इन्फ्लुएंस वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट। अब सेंस ऑफ द वाइंडिंग कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है और ये वॉल्यूम ऑफ कोर को कैसे अफेक्ट करती है। अगर हम लोग सेंस ऑफ द वाइंडिंग इस मशीन का चेंज कर दें, जस्ट सेशन हम लोग प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने इस स्लाइड में ये एनालाइज किया था कि सेंस ऑफ द वाइंडिंग, देखिए यहाँ पे मैंने लिम्ब के ऊपर से होती हुई वाइंडिंग जा रही है, जबकि इन दोनों लिम्स के अंदर से वाइंडिंग होती हुई आ रही है। तो अगर हम लोग सेंस ऑफ द वाइंडिंग इसकी चेंज कर देते हैं और ये वाइंडिंग ऊपर से प्लेस करते हैं, इस तरीके से टर्न्स प्रोवाइड करते हैं, ये भी वाइंडिंग इस तरीके से टर्न्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ का जो फ्लक्स करंट इस तरीके से फ्लो कर रही थी, लिम्स के अंदर से अगर आपका वाइंडिंग प्लेस्ड है तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था, तो फ्लक्स का डायरेक्शन अपर था। अगर इस तरीके से आपका करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो करेगा तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड होने के कारण फ्लक्स फाई बी इस तरीके से, अब फाई ए इधर आ रहा है, फाई बी इस तरीके से डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, जबकि फाई बी अपवर्ड अगर फ्लो करेगा तो फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी की वैल्यू जीरो नहीं होगी उस केस में। तो उस केस में हम लोग जो है ये एक्स्ट्रा लिम्ब को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इन लिम्स को अपने को रखना ही पड़ेगा अगर हम लोग सेंस ऑफ द वाइंडिंग चेंज कर देते हैं। तो सेंस ऑफ द वाइंडिंग थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इन्फ्लुएंस करती है वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट। ये चीज आप हमेशा माइंड में रखिएगा क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंस ऑफ द वाइंडिंग विल इन्फ्लुएंस वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट, वेरी ट्रू। अब इस कंप्लीट थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग, अब ये लिम्ब है, इसका कुछ रिलक्टेंस होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, और मैग्नेटिक सर्किट में जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस बिहेव करता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस बिहेव करता है। तो इस मैग्नेटिक सर्किट में इस लिम्ब का कुछ रिलक्टेंस है, यहाँ का कुछ योक का रिलक्टेंस है, इस योक का कुछ रिलक्टेंस है, इस लिम्ब का कुछ रिलक्टेंस है, ये योक का रिलक्टेंस है, इन दोनों लोग योग का, और इस लिम्ब का रिलक्टेंस है। तो इन सारे रिलक्टेंसेस को अगर हम लोग इक्विवेलेंटली रेजिस्टेंस से समझना चाहें तो रिलक्टेंस की जगह हम लोग रेजिस्टेंस अगर यूज करते हैं तो यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस है, इस तरीके से अरेंजमेंट मैंने बनाया हुआ है। और इस अरेंजमेंट में अगर यहाँ से अपन ओपन सर्किट कर दें और देखें, केवल और केवल मिडिल पोर्शन में ओपन सर्किट कर दें, तो यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस अपने को दिखता है वो 2.5 ओम का दिखता है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ओम हो गए। अब 3 ओम पैरेलल हो गए, मतलब 3/2 हो गए प्लस 1 ओम, तो ये सारा 2.5 ओम आ जाएगा।
तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 2.5 ओम दिखेगा अपने को, जबकि यहाँ से देखेंगे तो अपने को 15/4 जो कि 3.75 ओम यहाँ से रिलक्टेंस दिखेगा। तो और यहाँ से भी 3.75 ओम ही दिखेगा। तो मिडिल ऑफ द लिंब में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम है तो रिलक्टेंस की वैल्यू का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे इस कंप्लीट सेटअप पे, तो मिडिल ऑफ द लिंब में जो रिलक्टेंस का रिक्वायरमेंट रहता है, रिलक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो मिडिल लिंब में लेस होती है। मिडिल वाले लिंब में रिलक्टेंस की वैल्यू लेस होती है। अब जब रिलक्टेंस की वैल्यू लेस है, रिलक्टेंस एयर गैप कम है, रिलक्टेंस की वैल्यू कम है, मिडिल लिंब में रिलक्टेंस की वैल्यू कम है, तो फ्लक्स की वैल्यू बताइए कि फ्लक्स सेम रहेगा या फिर इंक्रीज कर जाएगा या फिर डिक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस आपको पता होगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ यूज करते हैं, वहां मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ यूज करते हैं। जहां इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है वहां पे फ्लक्स एज अ इक्विवेलेंट लिया जाता है। मैग्नेटिक सर्किट में डुअल नेचर का होता है दोनों, करंट और फ्लक्स। और जो रिलक्टेंस हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे रिलक्टेंस बोल सकते हैं। डुअल नेचर एज पर द डुअल एनालिसिस, तो यहाँ पे हम लोग रिलक्टेंस बोलते हैं। अब रिलक्टेंस मिडिल लिम्ब में लेस है, कम हो गया कंपेयर टू आउटर लिम्ब्स। रिलक्टेंस कम हो जाने के कारण जो फ्लक्स आपके मशीन में फ्लो कर रहा है, मिडिल लिम्ब में फ्लो कर रहा है, उसका अमाउंट मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। फ्लक्स नहीं चेंज होगा क्योंकि जो वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं वो कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आप मिडिल लिम्ब में चेंज करते हैं तभी फ्लक्स की वैल्यू में वेरिएशन होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है ट्रांसफार्मर। फ्लक्स मिडिल लिम्ब में सेम रहेगा। जैसे मैग्नेटिक सर्किट का एनालिसिस यहाँ पे करें हम लोग, तो ये एमएमएफ है, फ्लक्स है, रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस की वैल्यू हमारे पास लेस हो गई। अगर रिलक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई, फ्लक्स को मेंटेन मतलब कांस्टेंट रखने के लिए जो एमएमएफ है वो इंजेक्शन एमएमएफ का रिड्यूस हो जाएगा। एमएमएफ एन इंटू आई होता है। नंबर ऑफ टन्स डिजाइन इंजीनियर कांस्टेंट करके गया हुआ है। नंबर ऑफ टन्स वो प्लेस करके गया है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं एज अ ऑपरेटिंग इंजीनियर। केवल और केवल करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा और घटा सकते हैं। तो अगर रिलक्टेंस आपके मशीन की घट जाती है तो करंट का जो रिक्वायरमेंट है, करंट जो नो लोड करंट था, नो लोड करंट इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर, तो नो लोड करंट का जो आपकी मशीन ले रही थी सोर्स से, उस नो लोड करंट आई नॉट की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी। अगर रिलक्टेंस की वैल्यू रेड्यूस हो जाती है तो फ्लक्स कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो क्या बेनिफिट होगा इसका? एमएमएफ में आई की वैल्यू रेड्यूस हो गई और रिलक्टेंस की वैल्यू क्योंकि रेड्यूस हो गई, फ्लक्स सेम है आपका। एमएमएफ इज इक्वल टू 5 इंटू आर होता है, फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस रेड्यूस होगा और फ्लक्स कांस्टेंट है अगर, तो एमएमएफ की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी, तो नो लोड करंट की वैल्यू रेड्यूस हो गई। नो लोड करंट अगर आपका रिड्यूस हो जाता है तो नो लोड करंट ऑफ फेज प्लेस्ड ऑन सेंट्रल लिम्ब, मिडिल लिम्ब में जो है वो नो लोड करंट का रिक्वायरमेंट विल बी लीस्ट। मतलब जितने भी अदर लिम्ब्स हैं उनके कंपैरिजन में मिडिल लिम्ब का जो नो लोड करंट का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, वो सोर्स से कम नो लोड करंट एब्जॉर्ब करेगा आपका मिडिल लिम्ब इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर। टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम लोग बात करें, क्योंकि नो लोड करंट ट्रांसफार्मर में बहुत लिस्ट होती है, 2 to 6% ऑफ द फुल लोड करंट होती है। अब नो लोड करंट की वैल्यू ही बहुत लेस है तो ज्यादा हम लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज मिडिल लिम्ब का जो नो लोड करंट का रिक्वायरमेंट है वो मिडिल लिम्ब सोर्स से आपके जो नो लोड करंट एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी वैल्यू लेस होगी कंपेयर टू आउटर लिम्ब्स। तो ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। तो ये रहा अपना पूरा एनालिसिस। और थ्री फेज में अगर हम लोग कंपैरिजन करें, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है थ्री फेज का, जो सिंगल यूनिट थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसमें वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट कम लगता है, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में थ्री फेज
कोर टाइप ही हम लोग प्रीफर करते हैं यूज करना एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, बिकॉज ऑल डे एफिशिएंसी मैटर करती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, और 24/7 जो कोर लॉसेस हो रहे थे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, उसका मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा, और लॉसेस अगर रेड्यूस हो जा रही हैं तो ऑल डे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। और भी वीडियोस हैं चैनल में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप सीरीज और प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, और मेक श्योर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अदर प्रक्रिया जो होती है वो सारी यूट्यूब की कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।